नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद विजय दीवान यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपने थोड़ा बहुत तरफ आपको एक आइडिया होगा। आपने जो भी टेलीविज़न पर शो आते हैं, जैसे कि अकबर बिरबल टाइप के जो भी शो हैं, वहाँ पर आपने अकबर के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों, आज उन्हीं के बारे में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मुग़ल कौन थे, वो कैसे भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया और कैसे वो 200-300 साल तक जो भी है उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर क्या किया, अपना साम्राज्य उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और किस तरीके से उन्होंने शासन किया। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। पुराने समय पे जब मध्यकालीन भारत था, उस समय भी जब भारतीय उपमहाद्वीप था, इंडिया जो था, ये जो विविधता के क्षेत्रों से भरा हुआ क्षेत्र था। विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर लोग निवास करते थे, उनकी अलग संस्कृति थी। जनजाति क्षेत्र हुआ करते थे, अलग क्षेत्र हुआ करते थे। जनजाति सिख क्षेत्र थे, मराठा थे, मेवाड़ी क्षेत्र था, राजपूताना था। अलग अलग जिनकी अपनी जो है अलग अलग संस्कृति थी, अपना अलग अलग धर्म था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो किसी ने भी छोटी अवधि तक नहीं कार्य किया था। लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी विचार जो लागू किए, राज्य के पतन बाद भी टिके रहे और आज भी ऐसे कुछ आज 1947 के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसमें भी ऐसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे टूल्स थे जो हमने कैसे एज इट इज़ लिए हैं, किससे, मुग़ल साम्राज्य से लिए हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय से किस तरीके से थे, लंबे समय से प्रशासन में काम आ रहे थे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है, वो स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले पर से क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो लाल किला जो है आज भी सुरक्षित रखा गया है और इसे यूनेस्को में, आप सभी को पता है कि यूनेस्को में इसको क्या किया गया है, यूनेस्को में इसको शामिल भी किया गया है। यूनेस्को के बारे में आपको सब पता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुग़ल कौन थे? तो मुग़ल जो थे वो दो महान वंशजों के क्या थे, वंशज थे। ये जो है माता की ओर से जो थे, ये जो मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के क्षेत्रों में राज करता था, उसके वंशज थे। और पिता की ओर से जो है, ये पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल जो थे अपने आप को जो है तैमूर की वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि जो मंगोल शासक चंगेज खान था, वो चंगेज खान जो था बहुत हिंसक और क्रूर था। जहाँ पर जाता था उसका भयानक इतना ज़्यादा भय रहता था कि शासक जो है उसका नाम सुनते ही क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते थे या फिर भाग जाते थे, उससे लड़ते भी नहीं थे। तो उसकी जो इमेज थी वो एक नरसंहार वाली इमेज थी, जिससे मुग़ल जो है इन चीज़ों को नरसंहार वाली चीज़ों को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तैमूर को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा होगा। स्मृति मुग़लों के प्रतियोगी उज्बेकों से संबंधित थी। अब उज्बेक कौन है? तो उज्बेक जो उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र थे, इंडिया वाला क्षेत्र, ये रीजन, और इसके पाकिस्तान बाद में बना। और यहाँ पर जो अफगानिस्तान क्षेत्र था, इसी अफगानिस्तान क्षेत्र में उज्बेक जो कि किसकी, मंगोलों की एक शाखा थी। दूसरी तरफ इनका गवर्नमेंट, ठीक है, ये तैमूर और उसके वंशजों के चित्रावली है। मुग़ल लोग जो थे वो अपने आप को किसमें, हर एक जो शासक रहता है, जैसे कि हुमायूं हुआ, बाबर आएगा सबसे पहले, फिर हुमायूं, फिर अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, ये सारे जो भी एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में आएंगे, इन शासकों ने अपना जो है चित्र बाबर के साथ में क्या किया, इस्टेब्लिश किया, या अपने साथ में बाबर के साथ में अपना चित्र बनवाया। तो उन्होंने वंशावली चित्र प्रदर्शन किया। अगर मुग़लों ने अब सैन्य अभियान कौन से सैन्य अभियान किए, तो प्रथम मुग़ल शासक जो बाबर है, 1526 से 1530, 1494 में फरगना राज्य जो मध्य एशिया या अफगानिस्तान वाला रीजन था, वहाँ पर आता है, उस पर क्या उत्तराधिकार प्राप्त किया और केवल 12 वर्ष की उम्र में वहाँ का शासक बन गया। जो बाबर था वो फरगना अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 12 वर्ष की उम्र में क्या बन गया,
शासक बन गया। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेक के आक्रमण के कारण वो अपनी गद्दी उसे छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों के बाद में भटकने के बाद 1504 में वो कहाँ पर काबुल में अपनी जो सत्ता उसने स्थापित कर ली। काबुल जो है अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में पड़ा है। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक साबित हुआ और इब्राहिम लोदी का युद्ध बाबर के साथ हुआ और बाबर ने उसे बड़ी आसानी के साथ में किसको, इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया और दिल्ली आगरा पर अपना शासन स्थापित कर लिया। देखते हैं मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इनकी चित्रावली में दिखाया गया है कि उन्होंने किस तरीके से उनकी जो सत्ता है स्थापित करी थी और तात्कालिक उनके लिए खतरे कैसे साबित हुए। डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, बल्कि यहाँ पर उनके लिए कुछ खतरे भी थे। जैसे मुगलों के लिए अहोम लोग थे, सिख थे, मेवाड़ थे, राजपूताना, मारवाड़, ये सारे जो है इनके लिए खतरे साबित हुए। ये स्वतंत्र अलग क्षेत्र हुआ करते थे, स्वतंत्र क्षेत्र थे जिन्होंने मुगल जो साम्राज्य था उसको क्या किया, मुगल साम्राज्य के मतलब मुगल साम्राज्य को क्या इनको मतलब परेशानी उनके लिए खड़ी कर दी। तो ये है। अब युद्ध में जो है प्रयोग में होने वाले बारूद की तकनीक जो है 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन क्षेत्रों में हुआ और 16वीं शताब्दी में 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने भी जो है तोप और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ में प्री से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब मुगल सम्राटों के बारे में देखते हैं कि मुगल सम्राट कौन कौन से थे। तो बाबर 1526 से 1530 तक उसने शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और अफगान समर्थकों को हरा दिया। फिर 1527 में खानवा में जो है राणा सांगा जो राजपूत शासक था उनको हरा दिया। 1528 में चंदेरी के शासक जो थे मेदिनी राय, इनको हरा दिया और दिल्ली और आगरा पर उन्होंने मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो ये बाबर की कहानी हो गई। अब बाबर के बाद में आता है उसका पुत्र हुमायूं। ये 2 बार शासक बना, 1530 और 1540, फिर 1555, 1556। बीच के जो 15 साल थे वो किस शासक ने शासन किया, तो इसके बाद में जो है हुमायूं के निर्वासित कर देता है दिल्ली राजधानी और शेर खान जो रहता है, शेरशाह सूरी नाम से एक शासक जो है यहाँ पर शासन करता है। तो 1540 से उसने 1554 तक उस व्यक्ति ने शासन किया। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का अपने 4 भाई थे उन्होंने बंटवारा कर लिया। फिर जो है इसको 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के जो युद्ध हुआ उसमें इसको 2 बार हराया। किसने, शेर खान ने हरा दिया और गद्दी अपने हाथ में ले ली। तो इस टाइम पीरियड में शेर खान ने भी जो है दिल्ली पर कब्जा या दिल्ली पर शासन किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और उसकी मतलब सीढ़ियों से गिरने के कारण या चौगान खेलते समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये हो सकता है। उसके बाद में इसका पुत्र आता है अकबर। अकबर के बारे में तो सभी ने सुना है, अकबर को महान सम्राट क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है और अकबर से जो बहुत ढेरों सारे क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में जो है अकबर सम्राट बना और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अकबर था वो कैसा था, अकबर जो है एक मतलब अकबर कोई पढ़ा लिखा शासक नहीं था। ये जो है ये अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी इसने क्या किया, अनपढ़ होते हुए भी इसका जो इंटरेस्ट था वो धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। इसने सभी लोगों को धार्मिक सहिष्णुता का साथ में आगे बढ़ा। तो इसके शासन टाइम पीरियड को जो है 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, 1556 से 1570। ये बैरम खान जो है, बैरम खां इसका संरक्षक था। बैरम खां के संरक्षक में इसने अपना साम्राज्य क्या करा, इसने शुरुआती समय में बैरम खां जो है ये जो है इसके शासन को संभालने में इसको राय मशवरा देने का काम करता था। फिर इसने मालवा, गोंडवाना और सौतेले भाई मिर्जा हाकिम से उज़्बेकों पर सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर और 1569 में रणथंभौर पर इसने कब्जा कर लिया। फिर 1570 और 1585 के टाइम पीरियड में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू किया और आप सभी को पता है कि इसने जो है गुजरात विजय में ही सबसे पहले समुद्र को देखा, यहाँ पर पुर्तगालियों से मिला और इस गुजरात विजय की जीत के उपलक्ष्य में इसने जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। और इसके बाद में इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। 1579-80 में अपने मिर्जा हाकिम अपना जो सौतेला भाई था उसके विद्रोह को टाल दिया। 1585 से 1605
के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस टाइम पीरियड में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कांधार पर कब्जा कर लिया। कांधार जो था भारत के बाहर था, उस समय इसको भी कब्जा कर लिया था। उस कांधार पर भी इसने कब्जा कर लिया और फिर बरार, खानदेश और अहमदनगर हिस्सों तक भी इसने अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया। लेकिन जब इसका अंतिम समय था, अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता को राजकुमार सलीम जो आगे जाकर जहांगीर बनता है, उसने इसको चुनौती देना शुरुआत कर दी। फिर जहांगीर 1605 से 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह के मुगलों की सेवाएं स्वीकार कर ली। इसने अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है। और ये जो जहांगीर था, ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसका जो प्रशासन था वो न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो आगे जाकर शाहजहां बनता है, शाहजहां की पदवी पर उपाधि के नाम से जो सम्राट बनता है, इसने विद्रोह कर दिया और इसकी पत्नी नूरजहां का इसके जो शासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा। फिर जो है 1627 से 1658 में शाहजहां जो है शासक बनता है और दक्कन में शाहजहां ने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड बिताया था। जब इसका पिता जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर था, तो ये शाहजहां जो है दक्कन वाले क्षेत्रों में, साउथ में जो है दक्षिण भारत में इसने बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड जो है बिताया था। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह कर दिया, उसको पराजित करा इसने। अहमदनगर के विरुद्ध इसने अभियान चलाया। बुंदेलों को इसने हराया। ओरछा पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ओरछा जो है जहांगीर का जो मित्रता थी, यहाँ के जो शासक थे वीर सिंह बुंदेला, इससे जहांगीर की अच्छी मित्रता थी। लेकिन इसने शाहजहां जो था अपने पिता के विपरीत चलता था, इसलिए इसने ओरछा पर आक्रमण किया और यहाँ ओरछा को अपने राज्य में मिला लिया। और इसके बाद में जो है 1632 में अहमदनगर ने मुगलों के राज्य में मिला लिया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर जो कि इनकी परंपरावादी चलती रही। अकबर के टाइम से शुरुआत होती है और ये जो है लगातार जब तक कि वंश खत्म नहीं हो जाता, तब तक उत्तराधिकार को लेकर हमेशा युद्ध चलता रहा कि गद्दी का जो लोभ है वो सभी लोगों को रहता है। औरंगजेब की विजय होती है, इसमें दारा शिकोह को परास्त कर देता है और शासक बन जाता है। फिर औरंगजेब का टाइम पीरियड आता है। औरंगजेब के जो टाइम में सबसे ज़्यादा जो अगर विद्रोह था तो वो था औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो विद्रोह था वो था औरंगजेब ने जो शिवाजी थे, शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। मतलब शिवाजी ने इसको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसकी अधिकतर 20 सालों तक इसने क्या किया, साउथ में ही इसने अभियान लगातार चलाते रहे। किसको, तो मराठों को क्या करने के लिए, परास्त करने के लिए। तो ये टाइम पीरियड जो था इसका, क्योंकि जो मराठे थे वो छापामार पद्धति से युद्ध किया करते थे और इनको क्या करने के लिए, इनको परास्त करने के लिए इसने लगातार सैन्य अभियान चलाते रहे। और इसके बाद में इसका ये चलता रहा। फिर ये जो मतलब साम्राज्य था, ये जो अकबर का साम्राज्य हुआ करता था। अकबर ने उत्तर में जो श्रीनगर से लेकर दक्षिण में बीजापुर, गोलकोंडा क्षेत्रों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर तो पश्चिमी क्षेत्र में कांधार तक इतना बड़ा जो साम्राज्य, विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसका साम्राज्य था उसमें 23 सूबे हुआ करते थे। इतना बड़ा इसने साम्राज्य स्थापित किया था। और उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं क्या थी, तो जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार जो मतलब ज्येष्ठ पुत्रों को ही राजगद्दी नहीं सौंपी जाती थी, बल्कि जो जितने भी भाई रहते थे उनमें सत्ता का बंटवारा किया जाता था। तो बाबर के बाद में जैसे चारों भाइयों हुमायूं, कामरान, हिंदाल, इन चारों भाइयों में क्या की गई थी, सत्ता का विभाजन हुआ था। इस तरीके से सत्ता का विभाजन इन मुगल साम्राज्य में होता था। बल्कि केवल ज्येष्ठ पुत्र या बड़े भाई को ही गद्दी नहीं सौंपी जाती थी। अगर 4 भाई है तो 4 भाइयों में बराबर रूप से क्या होता था, सत्ता का बंटवारा होता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे, तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता नहीं स्वीकारी। खासकर जैसे राजपूत, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि राजपूतों ने इनकी अधीनता नहीं स्वीकारी। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के साथ अच्छे विवाह स्थापित कर लिए राजपूतों ने और उच्च पद प्राप्त कर लिए, और कईयों ने इनका विरोध भी किया। जिसमें आते हैं जैसे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम आता है। इन्होंने कभी भी अकबर की क्या नहीं करी थी, अकबर की जो है इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की थी, इनकार करते हैं। परंतु जब वे हारे तो मुगलों के उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। मतलब मुगलों की सत्ता उनके जीते जी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में
जो है मेवाड़ ने जो है स्वीकार करने से इनकार करते रहे। लेकिन जब वे मुगलों से हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें जागीर वतन जागीर के रूप में वापस लौटा दी। पराजित होने पर उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि संतुलन जो है साधा, और जिसके कारण जो है मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभुत्व जमा पाए। अगर वो सम्मानीय व्यवहार नहीं करते और उनके प्रति जो है दंडित करते उन्हें, तो उनका जो साम्राज्य नष्ट हो जाता। संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। ये देख सकते हैं। मनसबदार और जागीरदार प्रथा क्या थी, तो इसमें देखा जाता है यहाँ पर मनसबदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते हैं वैसे वैसे मुगलों की तरह सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। जैसे जैसे साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ, लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी प्रशासन में। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरदार तुर्की थे ना, ज़्यादातर जो सरदार थे, जो भी सरदार थे वो तुर्की थे। लेकिन अब छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने ईरानियों, भारतीय, मुसलमान, अफगानिस्तान, राजपूत, मराठा, इन सभी लोगों को अपने साथ नौकरशाही में सम्मिलित करने लग गए और इन्हें मनसबदार कहा गया। अब मनसबदार शब्द का इस्तेमाल किस में होता था, तो सरकारी हैसियत या सरकारी पोस्ट हुआ करती थी जिसे मनसबदार कहते थे। तो मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व इनको दिए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर आधारित किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में उनकी इतनी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। जैसे अकबर के टाइम पीरियड में मानसिंह को 8,000 का क्या दिया गया था, मनसबदार दिया गया था। 8,000 का उनको मनसबदार बनाया गया था, तो उनकी उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा हुआ करती थी। वेतन भी उतना मिलता था। सैन्य उत्तरदायित्व मनसबों को सौंपे जाते थे। उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, अपने सैनिकों को घोड़े दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण कराने का काम भी ये करते थे और उन्हें सैनिकों को वेतन देने पर धन मिलता था। बाद में उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। किनको, तो मनसबदारों को। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, है ना। तो जागीर एक उनके भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिससे क्या करते थे मनसबदार जो अपना राजस्व क्या करते थे, एकत्रित करते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। दिल्ली सल्तनत में पड़ा था कि इक्ता व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, उसी के से मिलती जुलती ये जो व्यवस्था थी, लगभग उसी के समान जो है मिलती जुलती व्यवस्था, ये उससे थोड़ी भिन्न हुआ करती थी। जागीरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करते थे, है ना। राजस्व एकत्रित करने का ही काम था किनका, मनसबदारों का उनके साथ में। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया और ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन तकरीबन बराबर है ना। उनका वेतन और मनसबदार का वेतन तकरीबन बराबर रहे। लेकिन प्रशासन में जैसे लंबा टाइम पीरियड होता है तो प्रशासन में चेंजेस आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ये स्थिति डगमगा गई, स्थिति बहुत परिवर्तित हो गई। राजस्व मनसबदार के वेतन बहुत कम हो गए, है ना, जिससे क्या हो गई, संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। मनसबदारों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई तो उनके वेतनों में क्या हो गई, कमी हो गई। तो जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यही कोशिश करते थे कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार जागीरदारी मिली तो एक ही बार में क्या कर लेते थे, एक ही बार में जो है वो अपनी कसर निकाल लेते थे, अर्थात बहुत सारा जो राजस्व है उसको इकट्ठा कर लिया करते थे। जब्त और जमींदार क्या था, मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्रोत किसानों की उपज थी। किसान जो भी अनाज उगाते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। किनको, तो मुगल सल्तनत को उनको टैक्स देना पड़ता था, है ना। ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व लेते थे। शासक खुद नहीं आते थे, बल्कि ग्रामीण कुलीन, उसमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था, मुखिया रहता था गाँव का, उसको क्या किया जाता था, राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा उसको सौंपा जाता था। चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार, सभी को एक शब्द जमींदार, ताकि उनमें कोई भेदभाव न हो, कोई अपने आप को बड़ा छोटा न समझे। मतलब एक स्ट्रेटजी उन्होंने इस तरीके से क्या करी थी, उन्होंने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई ताकि सभी को सम्मान प्राप्त हो। अकबर के एक राजस्व मंत्री थे टोडरमल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्री और मेंस में क्वेश्चन आया है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी। टोडरमल ने 10 साल 1570 और 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वे किया।
इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में टैक्स लेना निश्चित कर दिया। मतलब इसने क्या किया कि 10 साल की जो एवरेज जितनी भी इनकम होती थी, जितने भी उपज होती थी, उन 10 साल का एवरेज निकाला टोडरमल ने, और उन 10 साल की जो एवरेज के साथ में उन्होंने क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि कितनी दर होगी, किस फसल की नकद के रूप में कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, ये वाली व्यवस्था वो लेके आए। अब जो है सूबे को राजस्व प्रांतों में बांट दिया गया, और प्रत्येक जो हर फसल थी उसके राजस्व दर टैक्स जो है, हर फसल की जो अलग टैक्स क्या कर दी गई, राजस्व दर की अलग सूची बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या किया गया, जब्ती व्यवस्था का नाम दिया गया। इसे जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो मतलब इस क्षेत्र से दूर थे, है ना, इस क्षेत्र से दूर थे। ये भी रीज़न हो सकता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों की कभी कभी क्या कर देते थे, उनके प्रति विद्रोह कर देते थे, उनके सामने एक चुनौती पेश कर देते थे। अब अकबरनामा यहाँ पे लिखा है, अकबरनामा और आइन अकबरी, तो ये जो है अबुल फजल ने लिखी है, जो कि अकबर के एक अच्छे मित्र थे। अकबरनामा की उन्होंने क्या करी है, रचना करी है। ये 3 भागों में लिखा गया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बखान है, जैसे कि चंगेज खान हुआ, मुगल शासक हुआ तैमूर, या फिर बाबर, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, इन शासकों का क्या हुआ है, इनके पूर्वजों का बयान है। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है कि अकबर कैसे शासक बना, प्रशासन कैसा हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी जिल्द आइन अकबरी है, इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य और भूगोल की जानकारी मिलती है, और समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति की विशेषता, जैसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति की इसमें जानकारी मिलती है। आइन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की फसलें, पैदावार, कीमत और मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो इस तरीके से ये यहाँ पर देखा गया। अकबर की नीतियाँ नज़दीक रूप से देखें तो प्रशासनिक मुख्य लक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है, आइन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई सूबों में प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। वर्तमान में स्टेट रहते हैं, जैसे केंद्र रहता है। भारत एक देश है, और ये देश जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। मतलब जो है राज्यों के रूप में बटे होते थे। उसी समय पुराने टाइम पीरियड में भी इनको राज्यों को का क्या बोलते थे, तो सूबा कहा जाता था। सूबे के एक सूबेदार होते थे, जिनके राजनीतिक और सैनिक शक्ति इनके पास में हुआ करती थी। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे दीवान कहते थे। राजस्व की जो है पूरा लेखा जोखा अधिकारी जो है वो दीवान साहब करते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त हुआ करता था। अब बख्शी से क्वेश्चन आया, स्टेट पीसीएस में बख्शी कौन होता था, तो सैनिक वेतनाधिकारी होता था। सदर कौन होता था, तो धार्मिक और धर्मान उपदेश देने वाला मंत्री होता था। फौजदार कौन था, तो सेना नायक। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था, जिसे एसआई साहब या टाउन इंस्पेक्टर भी बोलते हैं वर्तमान टाइम पीरियड में। अब जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां कौन थी, तो नूरजहां जो थी वो ईरान के जो इसके माता पिता जो ईरान से संबंधित थे, और जो जहांगीर ने इसे सर्वप्रथम नौरोज उत्सव में देखा था। फिर फर्स्ट साइट लव हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। फिर मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह कर लेती है, और नूरजहां का इसे खिताब मिलता है। वो इसका जो है मतलब वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है, और जो जहांगीर है इसको नूरजहां की उपाधि देता है, खिताब देता है। और जो ये हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, लेकिन जैसे जैसे इसने एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी ताक जमाना शुरू कर दी, और अलग अपना जो है एक अलग ही दबदबा इसने कायम कर लिया था, किसके, जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। तब तक वे वफादार रहे। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, स्वतंत्र ताना बाने बुने लिए थे, है ना। साम्राज्य के प्रति उनका वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर हो गई। 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो एक नई राजधानी बनाई। आगरा थी सर्वप्रथम राजधानी, लेकिन उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। वहाँ पर उलेमा, ब्राह्मण और जेसुइट पादरी जरतुष्ट धर्म अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म के मामले पर चर्चा की। यह चर्चा इबादत खाने में हुई। विभिन्न धर्मों के लोगों से वो क्या करता था, उसकी मतलब एक खूबी थी कि वो इन लोगों से क्या करता था, धार्मिक रीति रिवाजों पर बातचीत किया करता था।
अकबर की ये समझ बनी कि विद्वान जो है, इतने लोगों से उसने बात करी, उसने एक समझ विकसित कर ली कि विद्वान धार्मिक रीति पर मानधाता पर बल देते हैं। मानधाता का मतलब ये होता है कि जो लोग रहते हैं, जो जेसुइट या जो पादरी रहते हैं या फिर जो उलेमा वगैरह रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, इनके कुछ मतलब ये जो बोल देते हैं वो सही है। उनका जो मतलब कानूनी शासन है, उनने जो बोल दिया वही शासन है, उसमें कोई अपोज नहीं कर सकता। तो ये कट्टरतावादी थी। अब अकबर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने ऐसा माना कि प्रजा के बीच ये विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देते हैं। अकबर ने सुलह कुल और सर्वत्र शांति एक नए धर्म की स्थापना करता है। ये अकबर की यहाँ से प्री प्लस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सुलह कुल की नीति क्या थी देखेंगे कि विचार की ओर ले गए और सहिष्णुता का यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं रखती थी। सुलह कुल की नीति थी वो विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी रहते थे उनसे अकबर बातें किया करता था। मतलब बाकायदा जो है डे डिसाइड होते थे, सप्ताह के 7 दिन डिसाइड होते थे और उनमें से एक दिन जो है अकबर सभी धर्मों के अनुयायियों से क्या था, मिलता रहता था। फिर यहाँ पर लिखा है इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर ही बल था। धार्मिक आडंबर और पाखंड की इसमें कोई जगह नहीं थी। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन सृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। इसे आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब सुलह कुल की नीति इस तरीके से थी, ये है ना, सभी धर्मों के लोगों का क्या सम्मान किया जाता था इसमें, तो सुलह कुल की नीति थी। शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, ये जो है ये साम्राज्य है ना, 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी मुगल साम्राज्य में, वाणिज्यिक समृद्धि भी हो गई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। प्रचुरता मिलने के साथ साथ दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानता ही साफ दिखने लगी गई थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में पता लगता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त, जैसे 8000 में से 445 ही थे। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या थी। अनुमानित राजस्व इतना हुआ करता था 61.5%। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, है ना, और ये वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो ये इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को लगा रखा था। सभी लोगों, व्यापारी, शिल्पकारी समूह, महाजन इसका फायदा उठाते थे और इससे ही अर्थव्यवस्था जो है चलती थी। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन हुआ करते थे। 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर जाने लग गई, है ना। लूप होल्स ढूंढ लिए उन लोगों ने। सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ ने नए वंशों की स्थापित कर ली। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांत अपना जो है नियंत्रण जमाया। दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य जो था, लंबा वीडियो है, इसमें प्री प्लस मेंस इतना जो है बातें करने का एक ही मकसद है कि प्री प्लस मेंस यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मुगल साम्राज्य जो है इतना डिटेल पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देख के अपनी तैयारी को अच्छे से जारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।